आइए विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है भाषाई वर्ग। हम कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 14 के बारे में हम अगला भाग का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे भाषाई वर्ग। देखिए, सबसे पहली बात यह कि भाषाई वर्ग किसे कहते हैं, यानी आपको पता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या है, देखो मैं अपने शब्दों में आपको बता देता हूँ कि जिसके माध्यम से आपको पता है कि हम दूसरों के भावों को और उनके विचारों को पढ़ करके समझते हैं, है ना। तो उसको अपन भाषा के रूप में समझ सकते हैं। या आपको पता है कि जो भाषा है वो मतलब कि मुख से उच्चारित होने वाली, यानी हम मुंह से अपने जिन शब्दों को, जिन ध्वनियों को अपन मुंह से उच्चारित करते हैं ना, तो जैसे उदाहरण के लिए भाषा जो है मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों व वाक्यों का वह समूह है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को बतलाते हैं। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। उसके बाद में देखो कि यहाँ बात आ रही है वर्ग। आज आपको पता है कि हमारे भारत में जो 28 राज्य है, भारत के प्रत्येक राज्य में आपको पता है अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। इसके बारे में मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे अपन एक मानचित्र के द्वारा समझते हैं। देखो, भारत में जा जो रहा हूँ। 28 राज्य है उनमें देखो आपके सामने मानचित्र के द्वारा शो कर रखा है। इसको आप समझिए कि अलग अलग राज्यों में आपको पता है अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। जैसे राजस्थान में मारवाड़ी है ना। गुजरात में गुजराती, तमिलनाडु में तमिल, है ना। कर्नाटक में कन्नड़। ऐसे ही आपको पता है कि नेपाल में नेपाली। अलग अलग देशों में और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ, देखिए कि भारत एक भाषाई विविधता का देश है। आपको पता है कि जैसे हमारे भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है, वैसे आपको पता है कि भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अभी अपन पढ़ेंगे इसमें कि देखो ग्रियर्सन के अनुसार, देखो ग्रियर्सन कौन थे, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्रियर्सन, इनका पूरा नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अंग्रेज़ों के ज़माने में आपको पता है कि ये इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी थे। इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी थे और आपको पता है इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। और आधुनिक भारत में आपको पता है कि जो भाषाओं का जो सर्वेक्षण करने वाले हैं ना, यानी आधुनिक भारत में जो भाषाएं हैं उनका सर्वेक्षण करने वाले पहले भाषा वैज्ञानिक थे। कौन थे? वो थे ग्रियर्सन, है ना। आप देखो, उसके बाद में मैं आपको मतलब कि मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, है ना। तो लिखित रूप में अगर अपन समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। इसलिए मैंने सोचा कि लिखित रूप में आपको समझाने का प्रयास करूं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात क्या आ रही है वो देखिए आप आगे कि ग्रियर्सन महोदय ने जो बताया वो बताया कि 1903 से 1928 तक हुए सर्वेक्षण के अनुसार, यानी हमारे भारत में जो देश की आज़ादी से पहले 1903 से 1928 में आपको पता है एक सर्वेक्षण किया गया। उसमें भारत में आपको पता है कि 197 भाषाएं और 544 के लगभग बोलियां बोली जाती थी। यानी इसमें बताया गया कि भाई उस समय 544 बोलियां बोली जाती थी। 1961 में आपको पता है कि भारतीय जनगणना विभाग, आपको पता है कि हमारे भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना करवाई जाती है। तो भारतीय जो जनगणना विभाग है, जनगणना आपको पता है संघ सूची का विषय है। और हमारे भारत में जनगणना कौन करवाता है? जनगणना करवाता है गृह मंत्रालय, है ना। तो जनगणना विभाग ने 1018, यानी इन्होंने क्या बताया कि 1961 में भारतीय जनगणना विभाग ने 1018 विभिन्न भाषाओं एवं बोलियों के बारे में पता लगाया। यानी इन्होंने 1018 भाषाओं और बोलियों के बारे में पता लगाया। और भारतीय संविधान में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में 22 भाषाएं अनुसूचित है। यानी भारतीय संविधान में आपको पता है कि 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको आपका पता है अनुसूची में शामिल किया गया है। यानी जिस अनुसूची में उनको स्थान दिया गया है या जिस अनुसूची में उनको स्थान मिला है ना, तो उनको अपन अनुसूची के नाम से जानते हैं, है ना। भारतीय भाषाओं को उनकी बोली व उत्पत्ति के आधार पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। यानी जो भारतीय जो भाषाएं हैं ना, उनको उनकी बोली के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखो, अगर बात वर्गीकृत की आ रही है ना, तो देखो अपन पढ़ते हैं इसके अंदर। देखो, सबसे पहली बात क्या आ रही है? इंडो यूरोपियन। यहाँ बात आ रही है इंडो यूरोपियन। तो मैं आपको पूरी तरह से, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। इंडो यूरोपियन किसे कहते हैं? तो इंडो यूरोपियन देखो जैसे आपके सामने ही आ रहा है, इंडो और यूरोपियन। जैसे इसको अपन कह सकते हैं हिंदू हिंदू यूरोपियन भाषा परिवार। यानी ये जाति से तो आपको पता है, धर्म से हिंदू है, तो हिंदू यूरोपियन भाषा परिवार इनको अपन कह सकते हैं। तो देखो, ये संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है ना। जो इंडो यूरोपियन जो भाषा परिवार है, ये आपको पता है कि संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। और इसमें आपको पता है कि इस जो ये जो भाषा परिवार है ना, इसमें विश्व की मतलब कि सैकड़ों भाषाएं व बोलियां शामिल है।
यानी ये जो इंडो यूरोपियन जो भाषा परिवार है, इनमें आपको पता है कि विश्व की सैकड़ों भाषाएं और बोलियां इसमें शामिल है। जैसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे हिंदू है ना, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, फारसी है ना। ये उदाहरण के लिए ये सब भाषाएं आपको पता है कि किसके उदाहरण है, ये इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के उदाहरण है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संसार का सबसे बड़ा भाषा परिवार वो कौन सा है, इंडो यूरोपियन भाषा परिवार है। उसके बाद में देखो अपन आगे पढ़ते हैं द्राविडियन। द्राविडियन की बात आती है ना, तो द्राविडियन आपको पता है कि ये हमारे भारत की बात करें तो ये दक्षिण भारत के निवासी है। कहाँ के हैं, दक्षिण भारत के। ये लोग आपको पता है तमिलनाडु में तमिल है, मलयालम है ना, तेलुगु है, और कर्नाटक में कन्नड़, जैसे आपको पता है कि ये भाषाएं प्रमुख रूप से बोलते हैं। तो ना इनको अपन द्राविड़ भाषा परिवार के नाम से जानते हैं। उसके बाद में देखो क्या है, साइनो तिब्बतियन। साइनो तिब्बतियन, इनको अपन देखो कि चीनी तिब्बती भाषा परिवार भी कह सकते हैं, है ना। चीनी तिब्बतियन भाषा परिवार भी कह सकते हैं। ये दक्षिणी एशिया की जो भाग है, जैसे आपको पता है पूर्वी एशिया में, पूर्वी एशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में बोली जाने वाली भाषाओं का भाग है ये, है ना। दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया का भाग है। फिर देखो ऑस्ट्रो एशियाटिक, है ना। ये जो ऑस्ट्रो एशियाटिक है ना, इसको अपन आग्नेय भाषा भी कह सकते हैं। और ये ना, ये कहाँ बोली जाती है, ये आपको पता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में आपको पता है कि विस्तृत एक भाषा परिवार है ये। कौन सा, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये जैसे ऑस्ट्रो एशियाटिक भारत में है, बांग्लादेश में है ना, तो ये ऐसी ये भाषा यहाँ बोली जाती है, भारत, बांग्लादेश, चीन है ना। अब देखो मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूँ। 9वीं शताब्दी तक संस्कृत भाषा को प्रशासकीय भाषा का पद प्राप्त था। यानी 9वीं शताब्दी तक आपको पता है कि जो संस्कृत भाषा है ना, उसको प्रशासकीय भाषा का पद प्राप्त था। और फिर देखो क्या हुआ कि परंतु आज ये भाषा न के बराबर व्यवहार में आती है, यानी संस्कृत भाषा का प्रयोग बहुत कम हो रहा है। संस्कृति सभी भारतीय भाषाओं की जननी है, बिल्कुल सही बात है कि सभी भाषाओं की जननी किसे कहते हैं, संस्कृत को ही कहते हैं, है ना। तो आप देख लो कि वेदों में भी देख लो आप, संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, यानी प्राचीन काल से इस भाषा का प्रयोग होता आ रहा है। मुस्लिम काल में उर्दू, यानी मुस्लिम आपको होता है मुस्लिम समाज के लोग उर्दू भाषा व फारसी भाषाओं का महत्व प्राप्त हुआ। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश काल में, यानी आपको पता है कि 18वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो ब्रिटिश काल में सरकारी कार्यों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाने लगा। बात अगर अपन अंग्रेजी भाषा की बात करें तो आज का जो युग है वो अंग्रेजी भाषा का ही युग है, क्योंकि आपको पता है कि आज सभी प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं, है ना। तो ऑनलाइन में आपको पता है कि अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लिया जा रहा है। तो सारा का सारा आपको पता है सिस्टम अंग्रेजी भाषा से जुड़ा हुआ है। आप चाहे कहीं पे भी चले जाइए, रेलवे में चले जाइए, बैंकों में चले जाइए, कहीं पे भी जाइए, आप अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी भारत की लोकप्रिय भाषा बनी। यानी हमारा भारत देश जब आज़ाद हो गया ना, तो भारत देश आज़ाद होने के पश्चात आपको पता है कि किस भाषा को महत्व दिया गया, हिंदी भाषा को आपको पता है कि महत्व दिया गया और लोकप्रिय भाषा बन गई है। 1947 के बाद में हमारे यहाँ विश्व में अंग्रेजी व चीनी मंत्रित भाषा है ना। विश्व में जो अंग्रेजी भाषा है और चीनी भाषा है ना, उसके बाद में हिंदी का तीसरा स्थान आता है, यानी हिंदी तीसरी भाषा है। देखो अगर अपन बात करें हिंदी की, जो 337.3 मिलियन जनसंख्या की भाषा है ना, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं, तो उसके हिसाब से अपने को ध्यान रखना है। देश की अन्य प्रमुख भाषाओं में बंगाली भाषा आपको पता है 8.3% बोली जाती है, तेलुगु 7.87%, मराठी 7.45%, तमिल, उर्दू, गुजराती लोगों द्वारा बोली जाती है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, तमिल, उर्दू, गुजराती, ये आपको पता है कि हमारे भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। देश में अगर अपन बात करें अन्य प्रमुख भाषाओं में कन्नड़ है, मलयालम है, कन्नड़ कर्नाटक में है ना, मलयालम है, उड़िया, उड़ीसा आदि देश की अन्य भाषाएं हैं। देश में भाषाओं की प्रधानता के आधार पर भी राज्यों का गठन किया गया है। मैंने आपको भी मानचित्र बताया था, मानचित्र से समझाने का प्रयास किया था, आपने देखा होगा। जैसे केरल में तमिल भाषा, तमिलनाडु में तेलुगु, आंध्र प्रदेश में उर्दू, है ना। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर अपन बात करें वर्तमान में, देखो जो अपने हिंदी भाषा है ना, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी सरकारी कार्यों में विशेष महत्व दिया जा रहा है। यानी हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी सरकारी कार्यों में विशेष महत्व दिया जा रहा है। आज आप देखो कि अधिकांश कार्य आपको पता है कि अंग्रेजी भाषा में हो रहा है। चाहे आप रेलवे में जाइए, चाहे हॉस्पिटल में जाइए, कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, जो भी अगर मान लो कोई कागज़ कार्रवाई होगी तो सारी की सारी किसके माध्यम से हो रही है, अंग्रेजी भाषा में हो रही है। तो है ना, तो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी सरकारी कार्यों में विशेष महत्व दिया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर अपन देखें तो हिंदी आपको पता है 48.69 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जा रही है।
2011 में, तो पूछ सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 40.22% मातृभाषा है। प्रमुख भाषाओं के आधार पर भारत को 12 भाषाई प्रदेशों में विभक्त किया गया है, यानी भारत को 12 भाषाई भागों में विभक्त किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, तो आपको बताना 40.22%, 40.22%। आइए आगे अपन पढ़ते हैं धार्मिक संरचना। देखो यहाँ बात आ रही है धार्मिक संरचना की। तो आपको पता है कि आज हमारा जो भारत है ना, उसमें आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के धर्म हमारे यहाँ पाए जाते हैं। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी, है ना। तो आपको पता है कि इसीलिए तो आपको पता है हमारे भारत को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। यहाँ का रहन सहन, खान पान, पहनावा, भाषाएँ, तो आपको पता है कि इतनी विविधता होने के पश्चात ही आपको पता है हमारे भारत देश को विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। तो देखो धर्म की बात करते हैं, धार्मिक संरचना की। तो देखिए धार्मिक में देखो भारतीयों के जीवन की प्रमुख विशेषता धार्मिक संरचना का होना है। तो भारत में आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इसका समाज की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पहलुओं पर भी प्रभाव दिखाई देता है। यानी आपको पता है कि जो धर्म होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के जो धर्म होते हैं, है ना। तो आपको पता है कि हर धर्म में अलग अलग आपको पता है जातियाँ भी होती है। जैसे हिंदू धर्म में आपको पता है कई प्रकार की जातियाँ, समाज होते हैं, है ना। तो वैसे आपको पता है इसका समाज की सामाजिक, यानी धर्मों का आपको पता है समाज की सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना, राजनीतिक पहलुओं पर प्रभाव दिखाई देता है। भारत विश्व के 4 प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली है। यानी हमारे भारत में 4 ऐसे प्रमुख धर्म हैं जिनका जन्म आपको पता है हमारे भारत में है, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। भारत क्या है, विश्व के 4 प्रमुख धर्मों की जन्मस्थली है। यानी 4 प्रमुख धर्मों का जो जन्म है हमारे भारत में। वजह से हिंदू धर्म है ना। हिंदू में आपको पता है जैसे 33 करोड़ देवी देवता होते हैं हिंदू में। बौद्ध धर्म है ना, तो महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, है ना। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिख धर्म है ना, गुरु गोविंद सिंह वगैरह है ना। तो ये सरदार सिख धर्म इसी भूमि पर विकसित और पल्लवित होकर विश्व में फैले हैं। भारत का सबसे प्रमुख धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म है। और हिंदू में आपको पता ही है, हिंदू में इतने जातियां हैं, इतने समाज है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। जिसका आपको पता है कि जैसे अपन कहते भी कि 36 कौम है, तो उसी प्रकार जिसका जन्म वैदिक काल से पूर्व का माना जाता है ना। तो आपको पता है कि भारत में जो प्रमुख धर्म हिंदू धर्म है, इसका जन्म कब से माना जाता है, वैदिक काल से पूर्व माना जाता है, ठीक है ना। इसी आधार पर आपको पता है भारत को हिंदुस्तान कहा जाता है। हिंदू से ही हिंदुस्तान नाम पड़ गया। फिर देखो अगर अपन हिंदुस्तान की बात करते हैं 1947 में, यानी आपको पता है कि 1947 में क्या हुआ था, 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। यानी आपको पता है कि भारत जो पाकिस्तान से अलग हो गया, तो 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण जनसंख्या का बड़े पैमाने पर, यानी आपको पता है कि भारत की कुछ जनसंख्या पाकिस्तान में चली गई और पाकिस्तान की कुछ जनसंख्या हमारे भारत में आकर के स्थायी रूप से बस गई। तो यही कहना चाह रहा है कि 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के कारण जनसंख्या का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण हुआ। स्थानांतरण किसको कहते हैं, प्रवास को कहते हैं। यानी लोग आपको पता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, है ना। तो आज़ादी के पश्चात आपको पता है कि कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग भारतीय में आ गए। तो ये इसके इनके कहने का मतलब ये है ना। आज आप देख लो भारत पाकिस्तान का ही नहीं है, अगर किसी भी देश में अगर मान लो युद्ध होता है, तो युद्ध के बाद में आपको पता है कि अगर मान लो वहाँ की स्थिति मानव निवास के अनुकूल नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उस देश को छोड़ के या उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे स्थान पर प्रवास कर जाते हैं, है ना। तो देखो इसके बारे में क्या है, इसका प्रभाव यहाँ की जनसंख्या की धार्मिक संरचना पर पड़ा। यानी आपको पता है हमारा जो भारत देश है, उसमें जो आज भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण आपको पता है कि इसका जो प्रभाव है यहाँ की जनसंख्या की धार्मिक संरचना पर पड़ा, है ना। तो भारत में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी आए, है ना, ईसाई भी आए। उसी प्रकार आपको पता है कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी धर्मों का विकास हुआ। तो अभी अपन ने पढ़ा कि भारत में 4 ऐसे प्रमुख धर्म हैं जिनका जन्म आपको पता है हमारे भारत में ही हुआ था, जैसे हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो उसके बाद में मैं आगे आगे आपको पढ़ा रहा हूँ कि जैसे अपन पढ़ते हैं कि आज़ादी से पहले, यानी हमारा भारत देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, तो आज़ादी से पहले इस उपमहाद्वीप में कुल जनसंख्या का, यानी आपको पता है कि जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो आज़ादी से पहले आपको पता है कि भारत में जो कुल जनसंख्या थी
उसमें आपको पता है कि 66.5%, यानी 100 में से 66.5% जो धर्म था वो कौन सा था, हिंदू था, और 23.7% मुस्लिम जनसंख्या थी। लेकिन देखिए इसमें आगे क्या है, देखो कि क्रमशः 84.1 व 9.8 रह गया। यानी ये क्या, इसके कहने का मतलब क्या है कि पहले ये बात कह रहा है कि आज़ादी से पहले तो हिंदू धर्म है ना, उसका प्रतिशत 66.5% था और मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत था 23.7%। लेकिन बाद में क्या हुआ, आज़ादी के बाद में आपको पता है कि हिंदुओं का प्रतिशत कितना हो गया, 84%, और मुस्लिम जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना हो गया, 9.8% रह गया। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा इसलिए हुआ कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण कुछ लोग आपको पता है पाकिस्तान में चले गए और कुछ लोग हमारे भारत में आ गए, तो हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया और मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत घट गया आज़ादी के बाद में। उसके बाद में आगे देखते हैं, देखो कि 2001 में आपको पता है कि 80.5% हिंदू, यानी 2001 की जनगणना के अनुसार अगर अपन देखें तो भारत में 80.5% हिंदू और 13.4% मुस्लिम थे। यानी आपको पता है कि आज़ादी के बाद में हिंदू जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 84% से घट करके 2001 में कितना रह गया, 80.5%। और मुस्लिम जनसंख्या में आपको पता है क्या देखने को मिली, मुस्लिम जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली, जो कि 9.8% से बढ़कर 13.4% हो गया। जबकि 2011 में आपको पता है क्या हुआ, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो हिंदू जनसंख्या है उसका प्रतिशत 79.56, यानी आप देख लो कि लमसम अगर अपन देखें तो 80% तो क्या हो गए, ये हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत हो गया। और आपका पता है मुस्लिम जनसंख्या आगे बढ़ करके 14.31% मुस्लिम धर्मावली है। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार 14.5% मुस्लिम है और 80% हमारे भारत में हिंदू धर्म के लोग निवास करते हैं। अब देखो उसके बाद में आगे क्या है कि अगर अपन बात करें भारत में जो 28 राज्य है ना, तो 28 राज्य की बात करें तो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या, यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या निवास करती है, तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। देखिए अगर अपन इसमें बात करें तो भारत में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला राज्य है तो वह हिमाचल प्रदेश है। यहाँ 95.43% जनसंख्या हिंदू जनसंख्या है। और न्यूनतम हिंदू जनसंख्या कहाँ निवास करती है, भारत में सबसे न्यूनतम जो हिंदू जनसंख्या है वो निवास करती है मिजोरम के अंदर, है ना, 3.55% है जो ये है। तो यहाँ देखो दो क्वेश्चन बन गए कि भारत में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या कहाँ निवास करती है, हिमाचल प्रदेश में, और भारत में सबसे कम जो हिंदू जनसंख्या है वो मिजोरम में निवास करती है। जबकि अगर बात करें सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या तो पूछ सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या, है ना, किस क्षेत्र में निवास करती है, तो आपको बताना है लक्षद्वीप, है ना। तो लक्षद्वीप आपको पता ही है केंद्र शासित प्रदेश है। तो सर्वाधिक जो मुस्लिम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। 94.92% यहाँ जनसंख्या क्या निवास करती है, ये मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में 66.97% है। सबसे कम आपको पता है कि मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत मिजोरम में है 1.14%। और जनसंख्या की दृष्टि से देखो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या का निवास है। यानी लोगों जनसंख्या की दृष्टि से, यानी लोगों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। और पश्चिम बंगाल और बिहार का स्थान आता है उसके बाद में, किसके बाद में, इसका स्थान आता है उत्तर प्रदेश के बाद में, किसका स्थान आता है, उत्तर प्रदेश के बाद में स्थान आता है पश्चिम बंगाल और बिहार का। अब देखो इसके बाद में आगे देखते हैं, इसमें प्रजातीय है ना, तो प्रजातियों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं कि प्रजातीय नृतात्वीय संगठन। तो अब यहाँ सबसे पहली बात क्या आ रही है कि अगर अपन प्रजातियों का ही अध्ययन कर रहे हैं, किसका अध्ययन कर रहे हैं, प्रजातियों का अध्ययन कर रहे हैं, तो देखो मैं आपको बड़े अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि प्रजाति होती क्या है, प्रजाति कहते किसको हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो अगर अपन जैसे मानव की प्रजातियां होती है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले जो जितने भी जो जीव है ना, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो समस्त जो जीव है ना, उनकी आपको पता है कि जैविक विशेषताएं होती है ना। जैविक विशेषताओं के आधार पर आपको पता है कि उनको अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है ना। तो उसको अपन जाति कह सकते हैं।
और उसके बाद में वैसे आपको पता है कि इन्हीं जीवों में से एक कौन है, मानव है ना। तो इस प्रकार के जीवों के वर्गीकरण में मानव भी एक विशेष प्रकार की जाति है ना। उसमें आपको पता है कि बौद्धिक विकास हुआ है। उसके बाद में अगर अपन देखें कि जो जाति होती है ना, किसी जाति का जो उपवर्ग होता है ना, किसी जाति के उपवर्ग को प्रजाति कहा जाता है। किसी जाति के उपवर्ग को प्रजाति कहा जाता है। जैसे मानव जो प्रजाति है, तो मानव प्रजाति का अर्थ क्या होता है? मानव प्रजाति का अर्थ होता है कि किसी सामाजिक वर्ग में, या मान लो सांस्कृतिक वर्ग से नहीं, इसका जो अर्थ होता है ना मानव प्रजाति का अर्थ, ये किसी सामाजिक वर्ग से या सांस्कृतिक वर्ग से नहीं होता है। मानव प्रजाति का अर्थ किसी सामाजिक वर्ग या सांस्कृतिक वर्ग से नहीं होता, बल्कि किससे होता है? प्राकृतिक नस्ल से होता है। यानी उसको प्रजाति के लक्षण प्रकृति से प्राप्त होते हैं। किसी भी मानव प्रजाति में आपको पता है कि शारीरिक लक्षण है ना, वंशानुक्रम है, द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होते हैं, है ना। आज आप देख लो कि पहले अगर अपन इसका उदाहरण के रूप में अगर अपन पढ़ें, है ना, तो मैं आपको देखो उदाहरण के रूप में भी आपको बता सकता हूँ कि आप देखो कि पहले आपको पता है कि सबसे पहले वैज्ञानिकों ने, जैसे आपने पहले की किताबों में पढ़ा होगा कि वैज्ञानिकों ने दक्षिणी अफ्रीका की एक गुफा से आपको पता है कि कुछ उन्हें कंकाल प्राप्त हुए थे, है ना। तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया था? उन्होंने उसे मनुष्य का, मतलब था तो मनुष्य के रूप में, परंतु उसको नाम दिया गया था होमोसेफियस की एक नई प्रजाति खोजने का दावा किया था उन्होंने, है ना। होमोसेफियस, इसके बारे में आपने सुना भी होगा, है ना। तो ये जो खोज है ना, ये हमारे पूर्वजों के बारे में आपको पता है कि प्रचलित एक अवधारणा को बदल कर रख देगी। और कंकाल की जांच में आपको पता है कि जो कंकाल होता है ना, उसकी जांच में उनकी खोपड़ी आधुनिक मानव जैसी पाई गई है। यानी पहले जो होमोसेफिस था, जो मानव के रूप में था, तो उसकी जो कंकाल की जो जांच की गई ना, तो उसमें पता लगाया कि उसकी खोपड़ी आधुनिक जो मानव है ना, उसके समान ही पाई गई थी, है ना। तो आधुनिक मानव की अगर अपन तुलना करें, मान लो आज के पहले का होमोसेफिस और आज का जो आधुनिक मानव है उसकी तुलना करें, तो तुलना में आपको पता है कि छोटी, और जो गोरिल्ला गोरिल्ला आपने देखा होगा, गोरिल्ला बंदर होता है, वानर, है ना। तो गोरिल्ला वानर जैसी है, उसकी कलाइयाँ, हथेलियाँ, है ना, तो उसकी अंगुलियाँ आपको पता है कि मानव की तरह ही मुड़ी हुई थी। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रजातियाँ जो होती है वो आपको पता है कि एक प्रकार की प्राकृतिक नस्ल होती है, और उसका संबंध किसी सामाजिक और सांस्कृतिक वर्ग से नहीं होता है। अब देखो मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें आगे क्या दे रखा है। देखो अपन विस्तार से पढ़ रहे हैं कि भारत में उन मानव प्रजातियों का सम्मिश्रण पाया जाता है जो प्राय ऐतिहासिक काल के पूर्व से लेकर बाद के अनेक युगों में भारत में प्रवेश करती रही है। यानी आपको पता है कि भारत में ऐतिहासिक काल से कई प्रकार की ऐसी प्रजातियां हैं जो किसी युद्ध के कारण या महामारी के कारण या किसी अन्य कारण से आपको पता है कि वो अन्य देशों से भारत में प्रवेश करते रहे हैं। वास्तव में भारत विभिन्न प्रजातियों का संगम स्थान है। प्रोफेसर पंचानन मित्रा, है ना, एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था पंचानन मित्रा। उन्होंने बताया कि निग्रोइड ऑस्ट्रेलियाइड प्रजातियों का जो मूल प्रदेश है वो भारत था। यानी निग्रोइड प्रजाति और ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति है ना, उसका मूल प्रदेश भारत था। और ये लोग आपको पता है कि शिवालिक पहाड़ियों की खुदाई के दौरान बहुत बड़ी संख्या में पशुओं और मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। यानी हमारे भारत में जो महान हिमालय, लघु हिमालय, है ना, उप हिमालय, उसमें आपको पता है एक शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों से पता लगाया कि खुदाई में पता लगा कि बहुत बड़ी संख्या में पशुओं और मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जो मानव के मूल पूर्वजों, यानी मानव के जो पहले के जो पूर्वज थे ना, उनका उद्गम क्षेत्र होने का प्रमाण देते हैं। यही कारण है कि विश्व की अधिकांश प्रजातियां भारत में निवास करती हुई पाई जाती है। यानी विश्व की अधिकांश ऐसी प्रजातियां जो भारत में ही निवास करती हुई पाई जाती है। प्रोफेसर हेडन, डी.एन. मजूमदार, बी.एस. गुहा, हर्बर्ट रिंजले, ए.सी. हेडन आदि विद्वानों ने भारतीय प्रजातियों पर विचार प्रकट किए हैं। भारतीय नृतत्व शास्त्री, है ना, बी.एस. गुहा ने 1944 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक रहते हुए भारतीय प्रजातियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। अब देखो वैज्ञानिक वर्गीकरण किस तरह से, वो देख लेते हैं कि भारतीय जो प्रजातियां हैं उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण किस तरह से है। यानी भारत की प्रजातियों को किस तरह से अलग अलग वैज्ञानिक दृष्टि से बांटा गया है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि भारतीय नृतत्व शास्त्री बी.एस. गुहा ने 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निदेशक रहते हुए भारत की प्रजातियों को कितने भागों में बांटा था। और ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में विभिन्न प्रजातियों का संगम रहा। तो प्रोफेसर पंचानन मित्रा ने क्या बताया कि ऐसी कौन सी दो प्रजातियां हैं जिनका मूल प्रदेश भारत था। तो कौन सा हो जाएगा? निग्रोइड और ऑस्ट्रेलाइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अपने को पता होना चाहिए, निग्रोइड और ऑस्ट्रेलाइड। तो इसका अपन विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें ना, तो प्रजातीय संगठन, तो मैंने भी आपको बता दिया कि प्रजाति किसे कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये
प्रजातियों का आपको पता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता रहता है ना, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी आर्थिक कारण के कारण, या आपको पता है कि कोई अकाल है जिसको अपन कह सकते हैं, या महामारी है ना। तो इसके कारण, युद्ध के कारण ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते रहते हैं। और उसके बाद में आपको पता है कि जैसे उदाहरण के लिए मैंने अभी आपको बताया कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण या आपको बताया कि आसपास की जो पड़ोसी देशों के जो लोग हैं, है ना, तो आसपास की जो पड़ोसी देशों की सीमाओं से लगती हुई कई प्रकार की प्रजातियां हैं जो हमारे भारत में आकर के बस गई, है ना। तो अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि जो बीएस जो गुहा है ना, उन्होंने प्रजातियों को किस तरह से अलग अलग भागों में बांटा है। तो अपन उसका विस्तार से अध्ययन करते हैं कि बीएस गुहा ने किस तरह से भारतीय जो प्रजातियां उनको किस तरह से बांटा है। देखो सबसे पहले बात आ रही है यहाँ पर निग्रिटो। देखो निग्रिटो की बात आ रही है, तो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो जितने भी जो प्रजातियां हैं ना, इनको ये किस तरह से विकसित होती है, इनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। आज अपन बात करें विश्व के अलग अलग देशों में, है ना, तो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे देखो प्रजातियों को उस देश की जलवायु या उस क्षेत्र की जलवायु है ना, या उनके शरीर में जो पाए जाने वाले जो ग्रंथियाँ हैं वो उन्हें प्रभावित करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, है ना, एड्रेनलिन ग्रंथि, ऐसे कई प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। तो वो आपको पता है कि ये उनके शरीर को प्रभावित करती है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर अपन मुख्य रूप से देखें तो ये जो शरीर की जो ग्रंथियाँ होती है ना, ये ग्रंथियाँ आपको पता है कि हमारे शरीर में, जैसे उदाहरण के लिए लंबे, किसी की हाइट अधिक होती है, किसी की हाइट छोटी होती है, किसी का शरीर सुडौल होता है ना, किसी का जबड़ा बाहर निकला होता है, किसी का शरीर भारी होता है, बड़े बड़ी आपको पता है कि आँखें होती है। तो ये सब आपको पता है कि ग्रंथियों के स्राव से होता है ना। और उसी प्रकार किसी की जो त्वचा होती है ना, त्वचा का रंग किसी का श्वेत होता है, किसी का काला, है ना, जैसे गोरा होता है। तो उसी तरह से आपको पता है कि ये ग्रंथियाँ जो होती है वो मानव के शरीर को प्रभावित करती है। अगर अपन आज विश्व में अलग अलग देशों में बात करें, जैसे शीत प्रदेशों में जाओ, ठंडे प्रदेशों में, है ना, तो वहाँ के लोग गोरे होते हैं, गर्म प्रदेशों के लोग काले होते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो ये जलवायु की वजह से हो सकता है। जलवायु परिवर्तन, यानी ठंडे प्रदेशों में आपको पता है कि ठंड पड़ती है जिसके कारण लोग वहाँ गोरे होते हैं, गर्म प्रदेशों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है जिसके कारण वहाँ के लोगों का जो रंग होता है वो श्वेत या काला होता है ना। उसी प्रकार अगर अपन देखें तो अपने को मुख्य रूप से अगर अपन देखें ना, तो ठंडे प्रदेशों में जो लोग होते हैं वो बहुत गोरे होते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। और गर्म प्रदेशों के लोग काले होते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि बात आती है कि मान लो प्रजातियाँ हैं, तो प्रजातियों में अपन सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो निग्रिटो है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियड है, मंगोलैड है, भूमध्य सागरीय है, चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियाँ हैं, है ना, नार्डिक है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है इन प्रजातियों के। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि प्रत्येक जाति के अपनी त्वचा का एक रंग होता है, उनका कद अलग अलग होता है। किसी का सिर छोटा होता है, किसी का सिर बड़ा होता है, किसी का चेहरा बड़ा होता है, किसी का चेहरा छोटा होता है, किसी के बाल घुंघराले होते हैं, आंखें छोटी होती है, बड़ी होती है, या मान लो किसी का नाक चपटी होती है ना, मोटी होती है ना, होठ बड़े होते हैं, मतलब उनकी शरीर की बनावट होती है ना, वो अलग अलग होती है। तो इसको ये कौन प्रभावित करता है, उस क्षेत्र की जलवायु प्रभावित करती है, या आपको पता है कि उनके शरीर में जो ग्रंथियाँ होती है ना, तो वो उनके अंदर शरीर को छोटा बड़ा करना, तो वो सब ये कारक प्रभावित करते हैं। अब देखो उसके बाद में अगर अपन आगे बढ़ते हैं, निग्रिटो। इस प्रजाति को भारत के प्रथम मूल आदिवासी के रूप में जाना जाता है। यानी भारत का प्रथम मूल आदिवासी किस प्रजाति को माना जाता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि भारत के प्रथम मूल आदिवासी के रूप में निग्रिटो को जाना जाता है। परंतु पश्चिमी विद्वानों के अनुसार, यानी पश्चिमी जो विद्वान है उन्होंने बताया कि यह प्रजाति जो है ये अफ्रीका से भारत में आई, यानी जो अफ्रीका है उससे भारत में आई, और भारत आकर के दक्षिणी प्रायद्वीपीय, यानी दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय भूभाग के घने जंगलों में रहने लगे। ये लोग कद में बहुत छोटे होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रजातियों की विशेषता है ये लोग कद में बहुत छोटे होते हैं। इनका सिर जो होता है, इनका सिर क्या होता है, इनका सिर छोटा होता है, ललाट आपको पता है सिर के ऊपर जो होती है, ललाट उभरा हुआ, रंग इनका काला होता है, चेहरा छोटा होता है, नाक चपटी होती है ना, और चौड़ी, होठ मोटे और मुड़े होते हैं। उत्तरी पूर्वी की अंगामी, नागा और नागालैंड और झारखंड के आपको पता है कि वॉडगिस जनजाति इस प्रकार की विशेषता रखती है। यानी हमारे भारत में जो झारखंड की जो वॉडगिस जनजाति है ना, उसका संबंध निग्रिटो से ही है। और नागालैंड में आपको पता है कि जो प्रजातियाँ पाई जाती है उसका संबंध भी निग्रिटो से ही है। तो इनके कहने का मतलब ये है। अब यहाँ देखो निग्रिटो की बात आ रही है, तो अगर मैं चाहूँ तो आपको अतिरिक्त जानकारी भी दे सकता हूँ कि निग्रिटो प्रजाति के बारे में। अगर अपन निग्रिटो की बात करें तो अब देखो
उसके बाद में अगर अपन यहाँ मुख्य रूप से पढ़े ना, तो ये जनजातियाँ आपको पता है कि विशेष रूप से अफ्रीका का जो आपको पता है कि जो सारा मरुस्थल है ना, अफ्रीका के सारा मरुस्थलों में, या अफ्रीका के नाइजीरिया है, घाना है ना, विश्व में अगर अपन बात करें कि कहाँ जनजाति ये प्रजाति कहाँ निवास करती है, तो नाइजीरिया में, घाना में, अफ्रीका के सारा रेगिस्तान में है ना, युगांडा, केन्या, तंजानिया, है ना, कालारी मरुस्थल, इन क्षेत्रों में आपको पता है ये निवास करती है। अब देखो अगर अपन आगे बात करते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, है ना, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड गुहा के अनुसार आपको पता है कि अपन ने पढ़ा था कि बीहेस गुहा, है ना, तो गुहा के अनुसार यह भारत की मूल प्रजाति है। ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है ये भारत की मूल प्रजाति है, यानी भारत की ही प्रजाति है और इनका मूल स्थान भारत ही है। परंतु प्रोफेसर हंटन इन लोगों को भूमध्य सागरीय प्रदेश से आया हुआ बताते हैं। तो ये प्रोफेसर हंटन है ना, ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है ये भारतीय मूल की नहीं है। ये प्रजाति आपको पता है भूमध्य सागर से आई हुई बताते हैं कि ये प्रजाति भूमध्य सागर से भारत में आई है। यह प्रजाति मध्य व दक्षिणी भारत, यानी आपको पता है हमारा भारत का जो मध्य भाग है, दक्षिणी भारत का जो भाग है, दक्षिणी भारत में आपको पता है ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, है ना, आंध्र प्रदेश, ये सब आते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, है ना, उसके बाद में मध्य प्रदेश। तो यह प्रजाति मध्य व दक्षिणी भारत के पहाड़ी वनों में मिलती है। आप अधिकांशतः देख लेना कि जितनी भी जो प्रजातियां हैं या जनजातियां हैं वो आपको पता है पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। आपने लेसन नंबर 2 पढ़ा होगा, विश्व की प्रमुख जनजातियां जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है, घुमक्कड़ जीवन जीती है ना, और आर्किड का कार्य करती है ना। तो ये कृषि करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, ये सारा का सारा काम आपको पता है कि ये जनजातियाँ, ये प्रजाति समुदाय के लोग करते हैं। और अब देखो इनकी भी देखो आप, इनकी शारीरिक विशेषता क्या है। ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है इनकी शारीरिक विशेषता ये है कि इनके बाल घुंघराले होते हैं, ठीक है ना, बाल मुड़े हुए होते हैं। होठ भी क्या होते हैं, होठ बाहर की तरफ होते हैं और मुड़े हुए होते हैं, वो फोल्ड हुए होते हैं, तो होठ मुड़े हुए। कद इनका क्या होता है, कद बहुत छोटा होता है, नाटे कद के होते हैं। रंग, है ना, तो रंग इनका इनका जो रंग होता है वो भूरा होता है ना। इस प्रजाति ने भारतीय संस्कृति को विकसित करने में विशेष योगदान दिया है। यानी ये जो प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इसने आपको पता है क्या किया है, भारत की जो संस्कृति है उसको आपको पता है विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मलयालम है, मुंडा है, संथाल, कोल, भील इन्हीं के वंशज है। तो इन्होंने कहा है कि ये जो मलयालम जो प्रजाति है, मुंडा जन है ना जो है, संथाल जो जनजाति है, कोल है, भील है, ये जितनी भी जो जनजातियाँ हैं ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के ही वंशज है। तो ये इसमें देखो कई प्रकार के छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि मलयालम, मुंडा, संथाल, कोल, भील ये किस प्रजाति के वंशज है, तो आपको पता है ना प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और यहाँ आपको पता है क्वेश्चन ये भी बनता है कि बीएस गुहा के अनुसार प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति का मूल स्थान कौन सा है, तो आपको पता है ना भारत। और उसके बाद में आपको पता है कि यहाँ एक क्वेश्चन और ये भी बनता है कि किसने कहा कि जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो प्रजाति है उसका मूल स्थान भारत न होकर के भूमध्य सागरीय प्रदेश है, तो वो ये बात आ जाएगी प्रोफेसर हंटन, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, या इनकी शारीरिक विशेषता पूछ सकते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं, देखो कि मंगोलाइड, इनका आगमन आपको पता है कि चीन व मंगोलाइड से माना जाता है। मंगोलाइड आपको पता है कि चीन के पास में है, तो चीन और मंगोलाइड। उसके बाद में देखो आगे इसमें क्या दे रखा है कि इन्हीं क्षेत्रों से आकर यह प्रजाति भारत के जस्ट ऊपर चीन है, चीन के जस्ट पास में आपको पता है मंगोलाइड है। और जहाँ आपको पता है कि ये कई प्रकार के देश पड़ते हैं, भारत है, फिर पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो उसके ऊपर उसके पास में मंगोलाइड पड़ता है। तो अब देखिए इनका आगमन आपको पता है चीन व मंगोलाइड से माना जाता है। इन्हीं क्षेत्रों से आकर के यह प्रजाति आपको पता है लद्दाख, लेह लद्दाख, है ना, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल भी है। तो लद्दाख है, सिक्किम है, और लाहौल है, स्पीति है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना, में मिलती है। तो आपको पता है कि ये जो मंगोलाइड प्रजाति है इनका जो आगमन है वो चीन से और मंगोलिया से हुआ है। और ये प्रजाति यहाँ भारत में लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, सिक्किम, लाहौल, स्पीति, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में ये प्रजाति निवास करती है। इनका जो मुंह होता है ना वो चपटा होता है, और गाल की जो हड्डियाँ होती है उभरी होती है, यानी जो गाल होता है वो ऊपर की तरफ उभरा होता है, और आंखें जो होती है वो बादाम की आकृति की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछ सकते हैं कि किस प्रजाति की आंखें बादाम की आकृति के समान होती है, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा मंगोलाइड, है ना। फिर देखो इसमें आगे क्या दे रखा है मंगोलाइड में कि ये जो मंगोलाइड जो प्रजाति है ना इस समूह के 2 उपविभाग है, यानी मंगोलाइड प्रजाति के 2 और उपविभाग है। अब कौन कौन से हैं, पूर्वी मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड, है ना। तो ये आपने को पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि तिब्बत का पठार है ना, तो तिब्बत का पठार। उसके बाद में
आगे पढ़ते हैं, देखो भूमध्य सागरीय प्रजाति, यानी भूमध्य सागरीय प्रजाति ये आपको पता है कहाँ निवास करती है। इस प्रजाति का जो स्थान है वो भारतीय संस्कृति में विशेष योगदान रहा है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक ऐसी और प्रजाति है जिसने आपको पता है कि भारतीय संस्कृति को विकसित करने में, प्रश्न बनता है कि किस प्रजाति ने भारतीय संस्कृति को विकसित करने में विशेष योगदान दिया था, तो उसका नाम था प्रोटो ऑस्ट्रेलैड। और अब यहाँ पर दूसरा एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ऐसी भारत की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसने भारतीय संस्कृति में विशेष योगदान दिया, तो उसका नाम है भूमध्य सागरीय। पश्चिमी विद्वान इसे पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों, दक्षिणी पश्चिमी एशिया से भारत में आया हुआ मानते हैं। इस अब ये भी ध्यान रखना कि भूमध्य सागर जो पड़ता है ना, ये आपको पता है कहाँ पड़ता है, ये अफ्रीका और यूरोप के मध्य में पड़ता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। यहाँ की जो जलवायु है वो बहुत ही सुखद होती है ना, मानव निवास के अनुकूल है, और दक्षिणी पश्चिमी एशिया से भारत में आया हुआ मानते हैं। इसी प्रजाति के समूह में 3 इसकी उप समूह है, यानी भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है इसके 3 अलग अलग भाग है, इसके उप समूह है। पूर्वी भूमध्य सागर, भूमध्य सागरीय प्रजाति और पूर्वी भूमध्य सागरीय। तो पूर्व और पूर्वी, ये देखो पूर्व एक अलग हो गया और पूर्वी अलग हो गया, तो ये 2 बन गए। अब देखो आगे पढ़ते हैं चौड़े सिर वाली प्रजातियाँ। चौड़े सिर में अगर अपन बात करें तो भारत में पश्चिम से आकर के, यानी पश्चिम में आपको पता है क्या क्या पढ़ते हैं, तो पश्चिम से आकर के इस प्रजाति के 3 समूह है। एल्पिनॉइड, डिनारिक, ऑर्मिनॉइड समूह के लोग भारत के विभिन्न हिस्सों में आकर के बस गए। तो इसको अपन ज़्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही दे रखा है कि जो भारत में ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनके चौड़े सिर वाली प्रजातियां हैं, तो जो पश्चिम से आई थी तो उसमें आ जाएगा एल्पिनॉइड, डिनारिक और ऑर्मिनॉइड। उसके बाद में पढ़ते हैं नार्डिक। नार्डिक प्रजाति, यह प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई। पूछ सकते हैं कि भारत में सबसे अंत में कौन सी प्रजाति आई, तो उसका नाम है नार्डिक। ईसा की दूसरी शताब्दी में आपको पता है देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में बस गई, यानी आपको पता है कि दूसरी शताब्दी में ये प्रजाति आपको पता है कि देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में बस गई।